इलेक्ट्रॉनिक हो गया था वो भी, ठीक है। आइसोटॉप्स वगैरह भी बताए थे। तो पीरियोडिक टेबल कल कंप्लीट करा दिया था इनको, ठीक है। चैप्टर वो 5-6 क्लास का होता है, तो 1 क्लास में हो गया था। और केमिकल बॉन्डिंग 15-20-25 क्लास का होता है, 15-20 क्लास का, थोड़ा टाइम लगे, फिर भी कराते हैं, ठीक है। आज ही करा देंगे, एक ही दिन मिला है बस, एक लेक्चर की, एक केमिकल बॉन्डिंग के लिए एक ही क्लास है, जितना हो पाएगा मैक्सिमम करा देंगे। फिर बेटा पीरियोडिक टेबल आपने लर्न कर ली, कल पूरी पीरियोडिक टेबल आपको बताई थी, आप आए थे कल? आए थे तुम लोग? हाँ, कल नहीं आए थे, काफी लोग नहीं आए थे। पीरियोडिक टेबल कल लर्न करने के लिए बोला था, हो गई लर्न बेटा? तुम तो आए थे, हो गई लर्न? ग्रुप नंबर 3 याद हो गया? ग्रुप नंबर 3 बताया था ना, क्या है बताओ? सेकेंड ईयर में लाओ एसी, ठीक है, वेरी गुड। कुटियामा लाओ एसी, या सेकेंड ईयर में लाओ एसी, ठीक है। इनको ट्रिक बता दी थी, आप लोग भी इनसे नोट कर लेना पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स, ठीक है, काफी हमने बता दी थी। ठीक है, इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं, यहाँ ध्यान दो, बैठ जाओ आप आराम से। टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, और डायपोल मोमेंट है। 5-6 टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, ये भी करा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हैंड रिटन लिखेंगे। देखो भाई, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में यहाँ लिखो थोड़ा सा। फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड में प्राइमरी बॉन्ड होते हैं और कुछ सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं। प्राइमरी बॉन्ड कौन से होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं प्राइमरी होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? सिग्मा पाई, तो वो तो कोवलेंट के अंडर है। आयनिक, आयनिक, कोवलेंट और मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आप थोड़ा लिख लो यहाँ पे, फाइट करते हैं। पहला तो होता है प्राइमरी बॉन्ड्स। प्राइमरी बॉन्ड्स आर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, राइट। इसमें कौन से हो गए? आयनिक बॉन्ड। आयनिक के बाद कौन सा आता है? थोड़ा उससे वीक होता है, मैक्सिमम केसेस में थोड़ा इससे वीक होता है, एक्सेप्शन भी होते हैं, बता देंगे। उसके बाद सबसे वीक कौन सा होता है? मेटेलिक। ये तो हो गए भाई प्राइमरी बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड, उससे वीक कोवलेंट, उससे वीक मेटेलिक, ठीक है। कोवलेंट में भी अपने कोवलेंट बॉन्ड बेटा कैसे बनते हैं? बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें भी कोवलेंट में भी 2 टाइप्स हैं, बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और दूसरे टाइप का कोवलेंट में अनइक्वल शेयरिंग से ही बनते हैं, उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बेटा कोवलेंट के अंदर ही आता है। कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है, एक तो इक्वल शेयरिंग से बनते हैं, आप वही पढ़ते आ रहे हो, बुक्स में वही लिखा हुआ है। दूसरा ये भी कोवलेंट कैटेगरी में आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये इक्वल से। आयनिक आपको पता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड के लिए एक सी कर्नल मॉडल आता है, ठीक है, सी कर्नल मॉडल होता है, उसकी हेल्प से बता सकते हैं। अभी तो खाली नाम लिखो, आयनिक, आयनिक के बाद कोवलेंट, कोवलेंट के बाद मेटेलिक, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग है आयनिक, फिर कोवलेंट, फिर मेटेलिक। अच्छा, किस केस में कोवलेंट से ज्यादा आयनिक स्ट्रॉन्ग होता है? किन केसेस में कोवलेंट बॉन्ड आयनिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? कुछ केसेस होते हैं ना। अच्छा, कोवलेंट में आप लिख लो, जो नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं ना, उन केसेस में एक्सेप्शन आ जाता है। नेटवर्क सॉलिड में क्या आते हैं? ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन्स, ठीक है। तो नेटवर्क सॉलिड्स में या एक्सेप्शन रहता है। नेटवर्क सॉलिड में क्या आएगा? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, इस तरह के कंपाउंड्स, ठीक है, इनका नेटवर्क बना होता है। उन केसेस में कोवलेंट बॉन्ड्स ओवरऑल स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है आयनिक से, ठीक है। तो जर्नल उड़ रहा है, आयनिक इज स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट देन मेटेलिक, इतना क्लियर है? दे आर कॉल्ड प्राइमरी बॉन्ड्स। प्राइमरी बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब सेकेंडरी बॉन्ड कौन बताएगा? सेकेंडरी बॉन्ड वीक होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी बॉन्ड में बेटा, प्राइमरी बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है?
बॉन्ड एनर्जी कितनी होनी चाहिए प्राइमरी बॉन्ड्स की? हाई होनी चाहिए। कितनी वैल्यू? देखो बॉन्ड एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल। अगर बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल है तो ही वो आयनिक, मेटेलिक या कोवलेंट हो सकते हैं। तो आपको ये डाटा याद करना है, बॉन्ड एनर्जी 42 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। उसमें भी स्ट्रॉन्ग है आयनिक, फिर कोवलेंट, फिर मेटेलिक। सेकेंडरी बॉन्ड वीक होते हैं। वेरी गुड। हाइड्रोजन बॉन्ड, वेंट्रवाल फोर्स, वेरी गुड। और डाइपोल, डाइपोल, आयन डाइपोल, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, इनको कर लेते डिस्कस। सेकेंडरी बॉन्ड में कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है बेटा? ये ऑर्डर में ही लिख रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंडरी बॉन्ड में लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपको पीपीटी मिल जाएगी, पीपीटी आपको मिल जाती है क्लास के बाद सेव होके। नहीं तो आप लिख लो, अगर पीपीटी नहीं, पीपीटी मिल जाती है तो व्हाट्सएप जो है। अच्छा लिख लो भाई, पीपीटी अगर दिक्कत है तो आप यहाँ लिख लो। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में बेटा बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 8 से लेके 42 किलो जूल पर मोल के बिटवीन आए तो उसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी लिखो, ये डाटा पूछ लेते हैं नीट के अंदर। बॉन्ड एनर्जी शुड बी इन बिटवीन 8 टू 42। 8 से 42 है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग है आयनिक, फिर कोवलेंट, फिर मेटालिक, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद अब और वीक बॉन्ड बनते हैं, जो लंदन फोर्स ये सब बता रहे हैं, वेंटरवाल, आयन डायपोल। तो 5 तरह के और बन जाते हैं। उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है वीक के अंदर? स्टेट्स ऑफ मैटर में भी दिया हुआ है आपका। टाइप सबसे पहला नंबर किसका आता है? डायपोल, डायपोल नहीं, उसका नंबर सेकंड आएगा। उस आयन डायपोल, वेरी गुड। इन्होंने बताया आयन डायपोल। यहाँ लिखो बॉन्ड एनर्जी शुड बी लेस देन 8। 8 से बॉन्ड एनर्जी कम है तो वो वीक फोर्सेस में जाते हैं, इनको बोलते हैं वीक फोर्स। वीक फोर्स को यहीं लिखते हैं या नेक्स्ट पेज पे लिखें? चलो आप यहाँ लिखो नेक्स्ट पेज। कितना लिख लिया? बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बेटा कितनी होती है? 8 से 42। 8 से 42 से ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, वो प्राइमरी बॉन्ड होते हैं। 8 42 से कम तो वो वीक बॉन्ड होते हैं। वीक में 8 से 42 है तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अगर 8 से भी कम है बॉन्ड एनर्जी तो वो 5 टाइप के और फोर्सेज होते हैं, वीक फोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो और बता रहे हैं। लिख लिया बेटा यहां तक? इन्हों क्या बोलेंगे? वीक फोर्स। बेटा नोट कर लिया इतना? बस करते हैं। चलो वीक फोर्स लिखो भाई। वीक फोर्स में बाउंड एनर्जी आपको याद होगी कितनी होती है बेटा? 8 से कम। सबसे स्ट्रॉन्ग वीक फोर्स है आयन डाइपोल, ठीक है। इसके बाद जो नंबर आता है डाइपोल, डाइपोल का आता है। इसके बाद नंबर आता है, इसका नंबर आएगा का फोर्थ आएगा। इसके बाद ना आयन इंड्यूस डाइपोल आएगा, क्योंकि आयन पहले आया था ना। आयन इंड्यूस डाइपोल, इससे जो वीक होता है, हाँ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, वेरी गुड। इससे वीक लिखो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का दूसरा नाम क्या है? वेन डर वाल्स फोर्स को कंबाइन करके बोलते हैं। इसका दूसरा नाम लिख लेना डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का, डिबाई फोर्स। डिबाई फोर्स, डिबाई फोर्स भी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल को ही बोलते हैं, ठीक है। डाइपोल डाइपोल को एक नया नाम भी है, लिख लो कीजोन फोर्स। कीजोन फोर्स कोई बोले तो डाइपोल डाइपोल को ही बोलते हैं। और सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा? ऊपर लिख देते हैं सबसे लास्ट वाला, कौन सा आएगा? लंदन फोर्स। लंदन फोर्स को डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते हैं। लंदन फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है।
इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रिश लंदन। फ्रिश लंदन ने इसको डिस्कवर किया था। इसका लंदन से कोई रिलेशन नहीं, रहता फ्रांस में था, किसी कास्ट लंदन थी। चलो, इसका दूसरा नाम है लंदन फोर्स का, वीक, वेरी वीक फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स। और क्या नाम है बेटा? इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल। नाम लिख लो इसका, लंदन फोर्स का दूसरा नाम लिखो, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल। ठीक है, लंदन फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल, ये याद हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, तो हमने सारे बॉन्ड्स बता दिए स्ट्रॉन्ग से लेके वीक तक के ऑर्डर में। ठीक है, हर एक का ऑर्डर ही है, ऑर्डर में ये लर्न करना है। ऑर्डर चेंज होगा तो फिर आंसर आपका सही नहीं, वैलिड नहीं होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग है आयन वाला होता है, आयन डायपोल, फिर डायपोल डायपोल, फिर आता है आयन इंड्यूस डायपोल, फिर डायपोल इंड्यूस डायपोल, लास्ट में लंदन फोर्स। लंदन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। केमिस्ट्री के अंदर जो वीकेस्ट फोर्स है वो लंदन फोर्स, और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। हो जाएगी भाई बॉन्ड्स के नाम, उनकी एनर्जी, उनके ऑर्डर्स ये आते हैं। ठीक है, या तो ऑर्डर पूछ लेते हैं या एनर्जी पूछ लेते हैं, तो आपको याद होनी चाहिए किस रेंज में कौन आता है। ठीक है, ऑर्डर याद हो जाएंगे। इतने ही बॉन्ड पढ़े, कोई और भी पढ़े आपने? ठीक है, इतने ही होते हैं। ठीक है, अपनी केमिस्ट्री सीरीज में फिर आगे वो डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, वो नेक्स्ट है। यहाँ तक याद करोगे, बेसिक क्लियर हो गया। कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं? प्राइमरी बॉन्ड होते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं। प्राइमरी में 3 आते हैं, आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक। सेकेंडरी में 6 आ रहे हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन है और वीक जो है 5 है। ठीक है, सब ऑर्डर में याद कर लेना, तो आप लर्न कर लेना, इतना ही काम कर लो। अच्छा, डेफिनेशन तो आपको आती होगी, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड बताने की जरूरत है? ठीक है, डेफिनेशन वगैरह आपको पता है। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। बाकी इसमें जो मेन है हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हम बता देंगे। ठीक है, इसमें ग्राफ भी आता है, ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है जनरली। तो इसमें आप लिखो बाय बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। बॉन्ड्स क्यों बनते हैं बेटा? बाय बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। बॉन्ड बनने से क्या होता है भाई? एनर्जी कम होती है, वेरी गुड, एंड स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एनर्जी लो हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या खाली पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं सिंपली, पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। किसी की पोटेंशियल एनर्जी हाई है तो वो अनस्टेबल होता है, पोटेंशियल एनर्जी लो होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कोई भी हो, ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लो, ये जनरल रूल है, स्टेबिलिटी हाई। और दूसरा क्या आप बताते हैं भाई, बॉन्ड क्यों बनते हैं बेटा? ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। शुरू में 1920 के आसपास यही बोलते थे, बॉन्ड्स आर फॉर्म टू फॉलो द ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल तो ज्यादा चलता नहीं है, तो दूसरा फेमस कॉन्सेप्ट ऑक्टेट रूल ही है, ज्यादा वैलिड तो नहीं है पर ये फेमस है। वो ऊपर वाला फेमस नहीं है, वो उसमें पूरा मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वाला मेथड तो अच्छा है, पर उसमें पूरा मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, उससे स्टडी नहीं होती, स्ट्रक्चर स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्रक्चर स्टडी करने तो ऑक्टेट रूल से ही देखने पड़ते हैं। तो इसमें आपका एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं डिटेल में, उसका क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। ऐसा ग्राफ देखा होगा हाइड्रोजन का। ठीक है, ये हाइड्रोजन का ग्राफ है, आपके एनसीईआरटी बना हुआ है। नीट में पूछेंगे इसमें बॉन्ड कहाँ बनता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ पूछेंगे, बॉन्ड एनर्जी पूछेंगे, और बॉन्ड किस पॉइंट पे बन रहा है। बेटा बॉन्ड किस पॉइंट पे बनता है? सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे, वेरी गुड। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, यहाँ बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्म यही इसी पॉइंट पे होता है। ये डिस्टेंस होता है। यहाँ तो क्लियर है भाई, लोवेस्ट पॉइंट पे बॉन्ड फॉर्म होता है। लोवेस्ट पॉइंट पे बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है भाई, कौन बताएगा? पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पूरे ग्राफ में लोवेस्ट है ना। पोटेंशियल एनर्जी लो होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो जहाँ स्टेबल है वही बॉन्ड फॉर्म होता है। बॉन्ड से क्या आती है? स्टेबिलिटी। बॉन्ड इस पॉइंट पे फॉर्म होगा, याद रखोगे। आपको बॉन्ड लेंथ पूछेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या करना, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ होता है। ये डिस्टेंस क्या होता है?
बॉन्ड लेंथ, इसको आप यहाँ से प्रोड्यूस कर देना। ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये जो लेंथ है यही बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। ये लेंथ जो है यही बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ फाइंड हो जाएगी। ये पॉइंट जो बताएगा ये बॉन्ड एनर्जी को बताएगा। बॉन्ड एनर्जी की क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। ये पॉइंट क्या बताएगा, कितनी बॉन्ड बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, हाउ मच एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। इनिशियली क्या थी भाई, ग्राफ आपने कभी पढ़ा है, पहले पढ़ा हुआ है ना, नहीं पढ़ा है, मतलब पहली बार देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। इनिशियली क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होता है। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन में इन्फिनाइट डिस्टेंस होता है, ठीक है। इन्फिनाइट का ऐसा मतलब नहीं है कि यूनिवर्स में है एक कोने दूसरे कोने में, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्फिनाइट डिस्टेंस का मतलब होता है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसका साइज बहुत छोटा होता है ना, इसका साइज भी बहुत छोटा होता है हाइड्रोजन एटम का, तो इनके बीच के डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है, तो 1 मीटर भी इन दोनों के लिए इन्फिनाइट है, ठीक है। तो इन्फिनाइट डिस्टेंस का मतलब ये होता है। तो इनिशियली बेटा दोनों में बॉन्ड एनर्जी कितनी थी, एनर्जी कितनी, जीरो जीरो थी, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, फिर ये हाइड्रोजन आएगा नियर बाय आएगा तो दोनों में रिपल्शन होती है, ठीक है। इस तरह के कुछ फिनोमेने होते हैं, फाइनली इस पॉइंट पे बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी लॉस हो जाती है बॉन्ड बनने में, यही बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है ना। ये लेंथ जो होती है क्या बताता है बेटा, बॉन्ड एनर्जी, बी लिख दिया, बी स्टैंड फॉर बॉन्ड एनर्जी, इतना याद हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी। थोड़ा सा और पूछते हैं, कभी कभी टफ क्वेश्चन आ जाए तो बोलते हैं किस रीजन में रिपल्शन होगा, किस रीजन में अट्रैक्शन होता है। को प्रूव करें, अभी प्रूव नहीं करेंगे, काफी टाइम लग जाएगा, इसकी हेल्प से प्रूव करना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा, इस रीजन में लिखो भाई अट्रैक्शन, और ये जो रीजन है ना इसमें रिपल्शन होता है। रिपल्शन कहाँ होगी बेटा, यहां से लेके इस रीजन में रिपल्शन होती है, और यहां से लेके इस रीजन में क्या होती है, अट्रैक्शन। देखो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो एटम हो गए इनफाइनाइट डिस्टेंस में, दोनों आपस में अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, स्प्रिंग की तरह, जैसे हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया ना, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रखा है, तो दोनों आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाते हैं। ये क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्लियर है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। उसके बाद आप और फर्दर स्ट्रेस करोगे, उनको प्रेस करोगे तो वो रिपेल करने लगेंगे। स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद आप प्रेस करोगे तो वो रिपल्शन शो करेंगे, तो इस रीजन में प्रेस हो गए हैं तो रिपल्शन शो कर रहे हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम बहुत पास आ गए हैं, बहुत पास आने पे वो रिपेल करेंगे। ये उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ बॉन्ड बनता है, और ये उनकी स्ट्रेच पोजीशन है, ठीक है, जिससे वो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी। जैसे आपने स्प्रिंग को छोड़ोगे तो दोनों आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। इस यहाँ से लेके इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक के रीजन में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ फोर्स कितना होगा, इस पॉइंट पे कोई पूछे तो, फोर्स 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 जीरो होगा, फोर्स होता है माइनस, स्लोप जीरो है, यहाँ फोर्स जीरो आएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन में नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है तो नेट फोर्स जीरो होता है ना इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का पॉइंट को ही यही बोलते हैं, ठीक है, नेट फोर्स जीरो। नहीं तो किसी को अगर आपको फिजिक्स का फॉर्मूला पता है तो ये देख सकते हो, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ये पढ़ा आपने, फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो पोटेंशियल जी आर ग्राफ का स्लोप है, तो यहाँ स्लोप कितना है, जीरो, तो फोर्स कितना आएगा, जीरो। आप प्रूव कर सकते हैं या अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, इस फॉर्मूले से आप प्रूव करके देख सकते हैं। ग्राफ याद हो जाएगा भाई, इस रीजन में अट्रैक्शन, पेपर में आएगा क्वेश्चन, अट्रैक्शन, ये लेंथ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये रीजन रिपल्शन का, ये अट्रैक्शन का, और यहाँ फोर्स जीरो, ये पॉइंट बॉन्ड का। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से करके बताओ, ठीक है। पीपीटी आपको शेयर हो जाएगी बेटा, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी बता दो जल्दी से। ये पॉइंट है -80 का, ये +80 का लिख लो, ये लिख लो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग,
ये लिख लो 2 आर्मस्ट्रॉन्ग। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी बतानी है। बॉन्ड लेंथ कितनी होगी बेटा? 2 आर्मस्ट्रॉन्ग। बॉन्ड लेंथ विल बी, ये डिस्टेंस होगा मिनिमा का, मिनिमा इतना सही से बना नहीं है, ये बॉन्ड लेंथ होगा 2 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा 80। बॉन्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है 80, कितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी, -80 भी लिख सकते। ये क्लियर है आपको? ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड एनर्जी। ये पूछेगी यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ सॉरी यहाँ से यहाँ अट्रैक्शन फिर रिपल्शन, ठीक है। और ये ग्राफ से पूछेंगे लास्ट तक ये टच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का, हाँ बोलो, टच करने का मतलब ये एक हाइड्रोजन में प्लस इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में प्लस इलेक्ट्रॉन, दोनों टच कर सकते कभी नहीं कर सकते, प्लस के ऊपर प्लस नहीं आ सकता, दोनों के न्यूक्लियस आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, प्लस के ऊपर प्लस नहीं आ सकता। तो इन दोनों को ओवरलैप कराने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एनर्जी देनी पड़ेगी हाइड्रोजन हाइड्रोजन को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराने की। तो ओवरलैप करने की बाद क्या बनेगा वो, अगर ओवरलैप कर जाते हैं, इनफाइनाइट एनर्जी बोल रहे हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने, न्यूक्लियस में कितने एटम आ गए, सॉरी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन आ गए, 2 प्रोटॉन, तो हीलियम बन गया, +2 हो गया ना चार्ज। तो दोनों ओवरलैप नहीं बन सकते, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, सन में होता है ऐसा, ठीक है। तो एनर्जी सन जितनी देनी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो हम नॉर्मल कंडीशन में अर्थ के ऊपर अभी इस कंडीशन में जो भी अपनी करंट टेक्नोलॉजी से ओवरलैप नहीं करा सकते, ठीक है। हीलियम नहीं बना सकते हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, सन में बनता है, ये सन में ऑटोमेटिकली हो रहा है, सब स्टार्स में हो रहा है, पर ये करना बहुत डिफिकल्ट काम है, इसको फ्यूजन बोलते हैं। तो हमारे लिए कितनी एनर्जी चाहिए इसके लिए, इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, इनफाइनाइट एनर्जी अभी अवेलेबल नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओवरलैप नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया? ग्राफ के क्वेश्चन कर लोगे? एक तो आपको बता दिया अभी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर आएगा, और दूसरा क्वेश्चन आएगा ग्राफ पे, ठीक है। ये हो जाएगा ठीक। इस स्लाइड में इस पर कुछ भाई, इसके बाद आपका आता है लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर। बेटा इसमें कोई डाउट है, अब इसको पढ़ाना है हमें, लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर कर लोगे? इसमें क्या होता है बेटा, जितना ग्रुप नंबर होते हैं उतने ही उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ते हैं, ठीक है। जितना ग्रुप नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, फिर उसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। उतने ही डॉट्स लगाते हैं। ग्रुप नंबर आपको वो देखना, ओल्ड वाले ग्रुप नंबर देखने जो 10 तक पड़े हैं, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 तक जो भी है, ठीक है। वो 13 को 3 काउंट करना है, 14 को 4 काउंट करना है, 15 को 5, 16 को 6, 17 को 7, 18 को 8। तो वही जैसे एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, नाइट्रोजन बेटा कौन से ग्रुप में आ रहा है, नाइट्रोजन 15 में आता है, 15 को 5 काउंट करेंगे तो इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ग्रुप नंबर 15 में आ रहा है ना, तो 5 डॉट लगा देंगे। एक और करके दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन में बेटा कितना डॉट आएगा, ग्रुप नंबर 1 में है ना, तो 1 डॉट लगाएंगे। बोरॉन बेटा कौन से ग्रुप में आता है, 13 में, तो 3 डॉट लगा देंगे, ठीक है भाई। अब 5-6 क्वेश्चन दे रहे हैं, कल आपको पीरियड टेबल लर्न करवाई थी, आप उसे डॉट लगा के बताओ, ठीक है। पीरियड टेबल कल लर्न करवाई थी, डॉट लगाओ। 80 पे मॉस्कोवियम पे डॉट लगाने हैं, कैलियम पे डॉट लगाओ, स्टाइबियम, इसको एंटीमनी बोलते हैं, इसका ओरिजिनल नाम स्टाइबियम है, सिनोन पे डॉट, बस इतने कर दो। हाँ भाई 80 कहाँ पे आता है, 17 में, वेरी गुड। 17 में आ रहा तो 7 डॉट लगा देंगे, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन और टेंसिन 17 में आ रहा है। ये मॉस्कोवियम बेटा कहाँ आ रहा था, कल याद किया था, ट्रिक बताई थी ना, ट्रिक बता, नहीं ट्रिक कल बताई थी, नाना पाट क्या बताई थी, बहुत सारी बताई थी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी मजे में, 15 में आ रहा है, कल ही बताया था। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार मजे में,
या एक और बताई थी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या, नाना न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी मजे में। तो मॉस्को भी कहाँ आ रहा है बेटा, ग्रुप नंबर 15 में आ रहा है। कितने डॉट लगेंगे, 5 डॉट लगाते हैं। 15 पे 5 लगाने, 16 पे 6, 17 पे 7, 18 पे 8। बेटा गैलियम कहाँ आ रहा है, 13 में आ रहा है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और 13 में 3 डॉट लगेंगे। ये स्टाइबियम, एंटीमनी कहाँ आ रहा है, 15 में, तो इस पे 4 डॉट लगा देते, 5 डॉट लगा देते हैं। क्लोरीन तो अपने को पता ही है हैलोजन है, 17 में। जिन्होंने अपने को पता है गैस है, 18 में। 2 4 6 बेटा डॉट लगा लोगे, बहुत सिंपल है, हो जाएगी डॉट। तो लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर अभी जैसे आपने सीखा है कर लोगे, या ट्रिक बताए लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर्स की, हो जाएंगे। लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर सिंपली बन जाते हैं। ये डॉट लगाने आपको बता दी, पूरे अच्छे डॉट लगाने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, वो हमने लर्न करवा दी थी। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आते हैं, वीबीटी से आते हैं, ठीक है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे और एमओटी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस। इसमें अब डायपोल मोमेंट बताते हैं, ठीक है। अब भाई डायपोल मोमेंट के कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। डायपोल मोमेंट बेटा क्या वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। एक केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स में पी से करते हैं। केमिस्ट्री में डायरेक्शन क्या होती है भाई डायपोल मोमेंट की, फिजिक्स उल्टी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। केमिस्ट्री में ये डायरेक्शन आप ध्यान रखना। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका साइन ये होता है प्लस से माइनस। प्लस से माइनस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। डायपोल मोमेंट का फार्मूला सबको पता है, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। या डायपोल अपने क्या बनते हैं, H प्लस सी एल माइनस, ये एक डायपोल है, सी एल पे माइनस H पे प्लस, तो डायपोल मोमेंट ऐसे दिखाएंगे प्लस से माइनस, ठीक है भाई। डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए अपने को ट्रायंगल लो या अपने को पैरेललोग्राम लो आनी चाहिए, तो आपको आती है फार्मूला, ठीक है। तो भी डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक। इतना तो कर लोगे, डायरेक्शन देख लोगे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लस, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माइनस, ठीक है। आगे चले, अब आपको ना डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। इसमें बेटा डायरेक्शन कहाँ होगी डायपोल मोमेंट की, क्लोरोबेंजीन ऊपर की तरफ, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। लेट द डायपोल मोमेंट इज एक्स, इसका डायपोल मोमेंट एक्स है, एक्स डिबाई है जो भी है, एक्स है। बेटा इसका डायपोल मोमेंट कौन बताएगा, क्या नाम है इसका, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया, 0, वेरी गुड। दोनों वेक्टर कैंसिल हो गए, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, डायपोल मोमेंट आ गया 0। 60 पे कितना आएगा, √3, वेरी गुड। 60 पे √3 होता है, 90 पे कितना आता है, √2, और 120 पे सेम आता है, वेरी गुड। तो इसका डेवलपमेंट कितना होगा बेटा, दोनों एंगल कितना बना रहे हैं, दो वेक्टर 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और दो इक्वल वेक्टर हो 60 डिग्री का एंगल बनाए, तो उनका जो रिलेशन होता है A√, क्या रिलेशन होता है, A√3। 90 पे होता है A√2, ठीक है, नहीं पता तो जिसको नहीं पता लिख लो, 60 डिग्री पे A√3 आता है आंसर, 90 पे क्या आंसर आता है, A√2, 120 पे सेम आ जाता है, 180 पे 0 आ जाता है, ठीक है। 150 पे तो वही देख लोगे आप, दो वेक्टर होते हैं ना ए, थीटा उनके बीच का एंगल होता है, तो जो रिजल्टेंट आता है ना, रिजल्टेंट वो होता है, अगर ए है तो A√3। ठीक है, 150 का यूज, 150 क्या हो गया, वही 30 वाला हो गया, ठीक है।
अच्छा 30 का तो हमारी यूज पड़ेगा नहीं बेंजीनियरिंग वगैरह में। 30 पे आप कैलकुलेट करना है रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab cos थीटा। 30 हमारे यूज तो पड़ता नहीं। तो बेटा ये मैग्नीट्यूड लिख लो। दो फोर्सेज हैं ए और ए, अगर उनके बीच का एंगल 60 है तो a√3 आंसर आता है, 90 पे a√2 आता है, 120 पे a आता है, 180 पे 0 हो जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक पे क्लियर हुआ? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? a है, इसका a है, तो आंसर क्या आएगा? a√3। ठीक है, हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के देख रहे हैं। ठीक, ये सिंपल केसेस के लिए बता रहे हैं। इसका जरा आप एक क्लोरोबेंजीन का मैग्नीट्यूड x है, 4 ऑप्शन देके करके दिखाओ। इसका डायप्लोमेट निकालना है। ऑप्शन दे रहे हैं, डायप्लोमेट विल बी इक्वल टू, ठीक है, ए ऑप्शन है x, ठीक है, बी ऑप्शन है 3x, सी ऑप्शन है x√2, डी ऑप्शन है 2x। इस पूरे कंपाउंड का डायप्लोमेट x नहीं है, इस पूरे कंपाउंड का डायप्लोमेट फाइंड करना है, x नहीं है। क्या आएगा? 2x। वेरी गुड। कैसे आया? इसका x आ गया, वेरी गुड, और फिर डायरेक्शन में ऐड कर दिया, वेरी गुड भाई। ठीक है, इन्होंने पहले इन्होंने क्या किया, इसको और इसको ऐड कर लिया। 120 का एंगल है ना, ये एंगल 60 होता है, ये एंगल 120 का होता है, तो 120 पे x और x की क्या वैल्यू आएगी? x और x की वैल्यू x ही आती है। तो वेक्टर 120 पे हो ना इक्वल वैल्यू के, तो उनका आंसर सेम आता है। तो x आएगा, रिजल्टेंट सेंटर से पास करेगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या है? x पहले से ही है और x और आ गया, तो क्या आंसर आ गया? 2x। टफ तो नहीं लग रहा? समझ आ रहा है? टफ लग रहा है? आप थोड़ा सा जैसे पूरा चैप्टर है ना केमिकल, थोड़ा पढ़ के आया करो, वो तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। ठीक है, टैपलमेंट के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और देते हैं क्वेश्चन, इस तरीके का कर लेना, क्वेश्चन घुमाते और कुछ नहीं, वेक्टर एडिशन करना होता है। भाई क्लियर हुआ? दो वेक्टर 120 पे थे, उनका एडिशन x और x 2x हो गया। आगे चलें। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं, सारे केस कंसीडर नहीं करेंगे। चलो डायपोलोमेट में लिखो, डायपोलोमेट की डायरेक्शन लॉन पेयर गिवन हो ना, तो एटम से लॉन पेयर होती है, ये ध्यान रखना, एटम से लॉन पेयर की तरफ होती है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर होता है, अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया बेटा नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन और लॉन पेयर में डायरेक्शन कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ। एटम से हमेशा लॉन पेयर की तरफ होती है। क्यों होती है डायरेक्शन एटम से लॉन पेयर की तरफ? ऊपर इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव, इसके ऊपर सारा नेगेटिव चार्ज तो ऊपर की तरफ है, तो नीचे क्या आएगा? प्लस। ऊपर माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो माइनस आ गया, प्लस आ गया, तो डायरेक्शन क्या होगी? एटम से लॉन पेयर की तरफ। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बेटा कहाँ होगी? अपवर्ड हो जाएगी, यहाँ ऐसे अपवर्ड, यहाँ ऐसे अपवर्ड। नेट डायरेक्शन कहाँ आएगी बेटा? ऊपर की तरफ आएगी। वेक्टर एडिशन कर लोगे बेटा, नाइट्रोजन से लॉन पेयर अपवर्ड, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन अपवर्ड, इन तीनों को समझो आएगा, अपवर्ड आ जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन आता है NF3 और NH3 में किसका डायपोलोमेट ज्यादा होता है? NH3 का, वेरी गुड। ठीक है, इसमें वेक्टर कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये लॉन पेयर है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड, और बाकी तीन वेक्टर क्या आएंगे? डाउनवर्ड। नाइट्रोजन फ्लोरीन के बॉन्ड कहाँ जाएंगे? इसका डायपोलोमेट डाउनवर्ड, 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 और वो क्या होगा बेटा? अपवर्ड। तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस आ जाएगी। ठीक है, वेक्टर क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएंगे, डाउन 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 और एक अप। लॉन पेयर वाले क्वेश्चन कर लोगे बेटा? ठीक है, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं डेवलपमेंट के। इसका डेवलपमेंट ज्यादा आया, अमोनिया, डेवलपमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन NF3।
सिमेट्रिकल कंपाउंड का डायपोलमेंट कितना होगा? सिमेट्रिकल कंपाउंड्स का 0, वेरी गुड। कोई भी कंपाउंड अगर सिमेट्रिकल है तो इट विल हैव 0 डायपोल मोमेंट। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलेंगे तो 0 डायपोल मोमेंट आएगा। 3D में डायग्राम होता है, 2D डायग्राम दिखा रहे हैं हम तो, इसका डायपोल मोमेंट कितना आएगा? 0। 3D में है डायग्राम, टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, देख लिया बेटा। इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट बताना है। कितना आएगा? कितना आएगा? 0, वेरी गुड। सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल का 0 ही होता है, ठीक है। हर तरह सिमेट्रिकल है, डायपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0। आगे चले। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, लिख लिया इतना। बेटा हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करते हैं? बहुत सारे मेथड है, ठीक है। हम एक वन ऑफ द मेथड बता रहे हैं, आपको शॉर्ट में हो जाएगा। इसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर भी आ जाएंगे सेंट्रल एटम पे, ठीक है। आपको हमारे एक मेथड में क्या करना है, हाइड्रोजन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो, 7 काउंट करने हैं। अदर एटम्स के तो नॉर्मल है, जैसे ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। ग्रुप 13 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। 14 के 4। Group 15 will have 5 valence electron. 16 similarly have 6 valence electron. 17 will have 7 valence electron. 18 will have 8 valence electron. ठीक है। हाइड्रोजन का 7 मानने का रीजन है, हाइड्रोजन ना ग्रुप 17 से भी प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है, और कुछ ड्यूप्लेट रूल चलता है हाइड्रोजन के अंदर, तो ड्यूप्लेट रूल को अवॉइड करने के लिए हमने इसको 7 मान लिया। वैसे भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं ग्रुप 1 में ही आता है, हाइड्रोजन को ग्रुप 17 में भी रखते हैं। बहुत सारी कंट्री पीरियडल में हाइड्रोजन ग्रुप 1 और 17 दोनों में होता है, ठीक है। IUPAC प्रोटोल में हाइड्रोजन ग्रुप 1 में रखते हैं, अभी तो सेंटर में रख दिया हाइड्रोजन को। देख लिया भाई, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए और हाइड्रोजन के 7 मान के करने हैं, ठीक है। मेथड में क्या करना है आपको, ऐसे जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए आप यहाँ रखने हैं, उसको 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। आपको मालूम हुआ मेथड, जो भी रिमाइंडर आ जाए उसको फिर 2 से डिवाइड करना है, क्वेश्चन करके दिखा। जैसे भाई मीथेन गैस है, मीथेन गैस की हाइब्रिडेशन फाइंड करेंगे, ये नोट कर लिया भाई। हाइड्रोजन को बेटा क्या मानना है? 7 मानना है। तो हाइड्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 हाइड्रोजन है ना, एक पे 7, 4 पे 28। 28 और एक कार्बन पे कितना है? 6, 32 हो गया। कितना आ गया? इसको 7 मानना है, ठीक है, तो अपना आ गया 34। सॉरी, हाँ कार्बन के 4 ले लिए। ग्रुप नंबर कितना है भाई कार्बन का? 4 आ गया, ठीक है। रब कैसे, हाथ से रब नहीं हो रहा। बेटा 8 को 32 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4। 32 रिमाइंडर आ जाएगा 0, आगे करना नहीं है। तो ये हाइब्रिडेशन बता देगा। 4 का मतलब sp3 होता है, वो लिख देते हैं। ये आपको पता होगा, 4 का मीनिंग sp3, 3 का मीनिंग sp2, 2 का मीनिंग sp कौन, वो भी लिखते हैं। पहले आप क्या करना, कंपाउंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। फर्स्ट स्टेप में यू नीड टू फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो माइनस चार्ज हो उसको ऐड कर देना, प्लस को सब्ट्रैक्ट कर देना, हाइड्रोजन के 7 मान के 8 से डिवाइड कर देना, ठीक है। इस तरीके से अभी 2-3 क्वेश्चन करते हैं। हाँ सब में एप्लीकेबल है ये, इसकी एप्लीकेबिलिटी सब जगह है। अगर लॉन पेयर आ जाए, लॉन पेयर आए तो लॉन पेयर को डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। मतलब लॉन पेयर, सॉरी यहाँ ओड इलेक्ट्रॉन आ जाए, वैसे लॉन पेयर में तो एप्लीकेबल है, ओड इलेक्ट्रॉन में सॉरी, ओड इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ अगर वो बता देंगे ओड इलेक्ट्रॉन आता है तो ओड इलेक्ट्रॉन को डिस्कार्ड कर देते हैं। ओड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे कार्बन फ्री रेडिकल होता है, तो और मेथड भी बताते हैं।
देखो भाई हाइब्रिडेशन फाइंड करनी है। अगर आपका सम जो है ना 2 आए, 2 का मतलब होता है sp हाइब्रिडेशन, 3 सम आता है तो sp2 होता है, 4 का मतलब लिखो sp3, 5 में बेटा क्या हाइब्रिडेशन आएगी sp3d, शेप भी बता दो साथ में मॉलिक्यूलर शेप sp3d2, 7 में sp3d3 आएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, 7 से ज़्यादा में करने नहीं। इनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लिख लो। sp बेटा क्या होती है लीनियर, sp2 में क्या होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, क्योंकि ना ये 3D में कंसीडर किए जाते हैं, 3D के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो 3D में ना ट्रायंगल ट्रायगोनल में बदल जाता है। sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d में ये बताओ ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री लिखो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 में स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। इसमें ना बॉन्ड एंगल पूछते हैं आपसे। नेक्स्ट वाला क्या होगा बेटा, sp3dt में क्या आंसर होते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बस ये 5 यहीं तक चलेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद शेप थोड़ी अलग तरीके की, इतना आएगा नहीं, इसके बाद नहीं करना। फिर क्यूबेन वगैरह चलते हैं, प्रिज्मेटिक क्यूबेन। देखो अगर वैल्यू 2 आती कैलकुलेट करके तो sp होता है, 3 आए तो sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2, sp3d3। शेप है लीनियर, ट्रायंगुलर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इनको तो हम आज मॉडल नहीं लाए, नेक्स्ट क्लास में मॉडल से बता देंगे, आज वैसे ही बताते हैं बिना मॉडल से, तो हो जाएगी, याद हो जाएगी। लिख लिया भाई, नेक्स्ट पेज पे चलें। इनमें बॉन्ड एंगल पूछेंगे, बॉन्ड एंगल वही पेन की हेल्प से बता देंगे। ठीक है, सारे बॉन्ड एंगल 2 मिनट में बताते हैं, अभी खाली शेप लिख लो। देखो इनकी हाइब्रिडेशन निकालनी है, मीथेन की हमने निकाल के दिखा दी है, अमोनिया की फाइंड करेंगे, फिर NH2 माइनस की कर लेते हैं, फिर CH3 माइनस की कर लेते हैं। मीथेन क्या था बेटा नंबर 4 आया था, sp3 हो गया था। भाई अमोनिया में कैलकुलेशन करनी है, अमोनिया पहले सम देखना पड़ेगा, सम कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, इस 7 काउंट कर लेना, कितना सम आएगा बेटा 7 3 या 21, और नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, कितना सम आएगा 26। 26 को 8 से डिवाइड कर लेना, 8 3 या 24, और यहाँ बचा 2, 2 को इसके बाद 2 से डिवाइड करना, 2 1 जा 2। और भी काम की बात बताते हैं, ये जो 3 आता है ना ये सिग्मा बॉन्ड बताता है, सिग्मा बॉन्ड बाय सेंट्रल एटम। ये सिग्मा बॉन्ड ही आपको मालूम पड़ जाएंगे, मेड बाय सेंट्रल एटम, और ये जो बताता है ना लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम होते हैं। इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का जो सम होता है वो हाइब्रिडेशन बताता है। बेटा ये जो पहली वैल्यू आती है ना वो क्या बताती है, सिग्मा बॉन्ड मेड बाय सेंट्रल एटम, इससे स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका इजीली। इससे क्या मालूम पड़ता है, लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, और इन दोनों का सम क्या बताता है, हाइब्रिडेशन। अब आपको कोई इसको बोले स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें पहले ही बताया सेंट्रल एटम जो कम अमाउंट में होता है ना वो सेंट्रल एटम होता है, नाइट्रोजन इसमें सेंट्रल एटम है। तो नाइट्रोजन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, हमें लुईस मेथड से नहीं करना, वो लेंथी है, हमें पहले ही बताया नाइट्रोजन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 बना रहा है, तो 3 ऐसे शो कर देंगे बॉन्ड्स। अब वो किसके अटैच है, वो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से अटैच करा देंगे, और सेंटर एटम में कितना लॉन पेयर है, तो यहाँ से कैलकुलेट हो गया रहा है 1, तो अमोनिया स्ट्रक्चर बन गया। लुईस मेथड से नहीं बनाना, वो बहुत लेंथी है।
इस मेथड से क्या बेनिफिट है आपको, सीधा सिग्मा बॉन्ड पता चलेगा सेंट्रल एटम के, उसके लॉन पेयर पता चलेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाना, लॉन पेयर बनाना, बाकी एडजस्ट कर देना, स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इन दोनों के सम से हाइब्रिडेशन भी निकल जाएगी। ठीक है भाई, चलो NH3 NH2 माइनस का बताओ। अच्छा NH2 माइनस का मतलब ना वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप ध्यान रखना। माइनस का मीनिंग ऑर्गेनिक में या कहीं भी वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। ठीक है, शो नहीं किया था लोन पेयर। हाँ, कितना हो गया भाई, सम कितना है इनका। हाइड्रोजन का 7 होता है, 7 7 14 5 19 प्लस 1 20। 20 को बेटा क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 20 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितने, 8 2 जा 16। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है सेंटर एटम, कितना बचा 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। कितने लॉन पेयर है सेंट्रल एटम पे, 2 लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर सेंटर एटम मालूम पड़ गए 2 है, और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। और हाइब्रिडेशन आएगा 2 + 2 4, इन दोनों सम हाइब्रिडेशन होता है, 4 = sp3। इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp3। इसकी भी sp3 आ रही है, इसकी भी sp3 आ रही है। NH2 माइनस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कुछ नहीं है, नाइट्रोजन पे 2 लॉन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है। बेटा CH3 माइनस की हाइब्रिडेशन निकालो, कार्बन आयन है, कितना है बेटा, sp3। ठीक, CH3 माइनस की फाइंड करोगे तो sp3 आएगी। 7 3 21 4 25 -1 26। माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस हो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। को भी आप सिमिलरली कैलकुलेट कर लो। इसमें क्या स्टेप है बेटा, स्टेप 1 में आप क्या करोगे, इतना लिखा नहीं हुआ है, स्टेप 1 में क्या करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, हाइड्रोजन को 7 मान के, माइनस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड होने के बाद जो पहली वैल्यू आती है, जो क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन आता है, वो सिग्मा बॉन्ड बताता है सेंटर एटम में। अगर रिमाइंडर आता है तो फिर उसे 2 से डिवाइड करना है, वो लोन पेयर बताएगा सेंटर एटम पे, उन दोनों का सम हाइब्रिडेशन बताएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं मेथड, किसी को परेशानी होगी याद नहीं हो रहा। पहले केस में क्या करना है, स्टेप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, हाइड्रोजन को 7 मान के। सेकंड केस में आपको पता है 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 आएगा या रिमाइंडर आएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करना है, ये क्वेश्चन 2 आएगा। क्वेश्चन 1 प्लस क्वेश्चन 2 हाइब्रिडेशन बताता है, लिख लो बेटा। क्वेश्चन 1 सिग्मा बॉन्ड बताता है, क्वेश्चन 2 लॉन पेयर बताता है, किस पे, सेंट्रल एटम पे। ठीक है भाई, क्या करना है, स्टेप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड किए, बहुत सारे मेथड हैं, हजारों मेथड इसके हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड किए, हाइड्रोजन को बस 7 मानना है। क्वेश्चन 1 आएगा, क्वेश्चन 1 सिग्मा बॉन्ड बताएगा, क्वेश्चन 2 आएगा वो रिमाइंडर, वो आपका लॉन पेयर बताएगा, दोनों का सम हाइब्रिडेशन बताएगा। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड है। पी का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक माइनस का मतलब एक लॉन पेयर हो गया, 2 लॉन पेयर आ गए। NH2 माइनस में 2 लॉन पेयर आए थे। NH2 माइनस में नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाए थे 2, माइनस का मतलब यहाँ 2 लॉन पेयर है। ठीक है, जनरली 2 लॉन पेयर होते हैं, NH2 माइनस है। फिर आगे हायर क्लास में फिर यहाँ हॉट होता है, कोल्ड होता है, इसमें लॉन पेयर की स्पिन अलग होते हैं, फिर उसमें सिंगलेट ट्रिपलेट का चक्कर होता है, उतना अपने को जाना नहीं है अभी। लॉन पेयर तभी बोलेंगे, किसी 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉन पेयर नहीं बताते, ध्यान रखना। 2 इलेक्ट्रॉन के स्पिन अगर ऐसे हैं तो ही लॉन पेयर है वो। इलेक्ट्रॉन के स्पिन अगर एक अप है एक डाउन है तो लॉन पेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्पिन के है तो वो लॉन पेयर नहीं है। लॉन पेयर कब हो गए ये ध्यान रखना, लॉन पेयर होने की कंडीशन है दोनों के स्पिन अपोजिट होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन के स्पिन अपोजिट है तो लॉन पेयर है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे आ रहे हैं तो लॉन पेयर नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर सेम स्पिन के आ रहे हैं तो लॉन पेयर नहीं होते हैं, वो दोनों इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है। होता है नाइट्रोजन के ऊपर,
नाइट्रोजन के ऊपर होता है हर क्लास में ट्रिपलेट, नाइट्रीन होता है, सिंगलेट होता है। कितना क्लियर हो गया भाई? लॉन पेयर कब बोलेंगे? जब दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन अपोजिट हो गए तो लॉन पेयर है। अगर दोनों नाइट्रोजन पे अगर ऐसे दो इलेक्ट्रॉन आ जाए जिनके स्पिन सेम है, इस इलेक्ट्रॉन का भी सेम स्पिन है, इसको लॉन पेयर नहीं बोला जाएगा। ये अलग चीज है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अलग है, ये इलेक्ट्रॉन अलग है, दोनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में, एक अलग है एक अलग है, दोनों आपस में पेयर नहीं बनाए हुए। ठीक है, क्लियर है भाई? आप क्वेश्चन करो SF6 का हाइब्रिडेशन बताओ। SF6 स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे इसका। बेटा सम कितना आ रहा है? सल्फर बेटा कौन से ग्रुप में आता है? 16 में 6, फ्लोरीन 7 में आता है। कितना सम आया बेटा? 48। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48, 0। सेंट्रल आइटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 6। और सेंट्रल आइटम में कितने लॉन पेयर है कोई पूछे तो 0 है। आपको ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से ऐसे कोई फायदा नहीं, लेंथी हो जाएगा। आप डायरेक्ट करना, ऐसा 6 आए बोले सेंटर सल्फर में कितने लॉन पेयर है, ऐसे कैलकुलेट कर देना। सल्फर कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 6। ठीक है, हाइब्रिडेशन बेटा 6 में कितनी होती है? sp3d2, वेरी गुड, ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें नेक्स्ट क्या आता है भाई बेटा? वो ना बॉन्ड एंगल पूछते हैं यहाँ। कई तरह के बॉन्ड एंगल है इसके अंदर, हर बॉन्ड एंगल अलग अलग तरह का है। हाँ हाँ, हाइड्रोजन को एक्सेप्शन करना है, हाइड्रोजन को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ओ होता है यहाँ पे। हाँ SO2 होता तो कोई दिक्कत नहीं, SO2 में भी हो जाता। सल्फर का 6 6 6, सल्फर 6 18, 8 2 जा 16, 2 बचेगा 8, sp2। हाँ भाई, ऑक्टाहेड्रल शो कर रहे हैं आपको, ये कैसे होता है? इसमें कई तरह के बॉन्ड एंगल बनते हैं ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, तो अभी बोर्ड पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बोर्ड पे कर लेते हैं, इजिली ड्रॉ हो जाएगा। देख लिया भाई, SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है, कर लोगे? बोर्ड में बताते हैं भाई इनके बॉन्ड एंगल, आप खुद भी सोच सकते हो, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉन्ड एंगल लिखवाने में बहुत 1 घंटा लग जाएगा, आप खुद सोच लेना। आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे होते हैं। SF6 में सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन से, एक फ्लोरीन आगे लगा हुआ है और एक फ्लोरीन पीछे लगा हुआ है। ठीक है, एक फ्लोरीन अप में है, 5वां फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन पीछे है। बिल्कुल, फ्लोरीन एक अप है एक डाउन है, इसको बोलते हैं बेटा एक्सियल लाइन। ये एक्सियल है, एक्सियल याद हो जाएगा कौन सा है, इसको ए बोलेंगे, ए फॉर एक्सियल। बेटा ये जो एक प्लेन में है ना, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में, इसको बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटोरियल। इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। भाई ई का मतलब है इक्वेटोरियल, ए का मतलब एक्सियल है। ठीक है, अब भाई शेप क्या होती है? एक तो ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं वही बताते हैं। एक लाइन या स्क्वायर बाय पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल इसलिए बोलते हैं इसके 8 फेस होते हैं। जैसे एक फ्लोरीन यहाँ रहेगा, एक फ्लोरीन यहाँ से ऐसे ऐसे 4 तरफ से अटैच हो जाएगा फ्लोरीन, तो ऊपर से बनेगा, कितनी फेस बन रही है ऊपर से? आप देखोगे एक फेस इधर बनेगी, 2 3 4, 4 फेस सामने बनेगी, 4 फेस बैक साइड में बनेगी, 8 फेस बनेगी, तो वो बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। कितना ठीक है? ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं? स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलते हैं इसको। ये स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर कैसे बन गया? यहाँ से स्क्वायर बना हुआ है, ये पूरा एक स्क्वायर है, ऊपर एक फ्लोरीन लगेगा, फ्लोरीन ऐसे यहाँ से जुड़ेगा तो पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिडल है, फ्रंट से स्क्वायर पिरामिडल है, बैक साइड से भी स्क्वायर पिरामिडल है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है भाई, एक स्क्वायर बना हुआ है, ये एक फ्लोरीन यहाँ होगा, इसको यहाँ से अटैच करेंगे तो एक पिरामिड बनेगा। क्या बन गया? स्क्वायर पिरामिडल। बैक साइड में भी एक पिरामिड बनेगा, बनेगा स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्यों बोलते हैं? क्लियर हो गया। और इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। फेसेस के अकॉर्डिंग भी नाम रखे जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल है 8 फेस, टेट्राहेड्रल हो तो 4 फेस। हाँ भाई, इसमें अब वो एंगल पूछेंगे। एंगल 3 तरह के एंगल है, कौन से बेटा एंगल है? एक्सियल एक्सियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो बेटा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एंगल कितने हैं? 90 है। इक्वेटोरियल ये स्क्वायर है, 90 डिग्री का है। हाँ भाई, आपको बोलेंगे इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एंगल के नंबर कितने हैं, कितने ई एंगल है?
चार है, 90 वाले चार हैं, 1 2 3 4, ये नंबर भी पूछेगा पेपर में। एक 90 का ये है, एक 90 का ये है, 90 फिर 90, ठीक है। 90 के चार एंगल है, लिख लो 4, नंबर है 4। हाँ भाई, ये एक्सियल है, एक्सियल इक्वेटोरियल 90 पे है, ठीक है। ये एक्सियल है, वो इक्वेटोरियल, दोनों में एंगल कितना 90। अगर शेप नॉर्मल है तो 90 का एंगल है, लॉन पेयर नहीं होने चाहिए। 90 कितने एंगल है भाई? एक्सियल इक्वेटोरियल पेपर में आएगा, एडवांस में भी आएगा एक बार। एक्सियल इक्वेटोरियल एंगल कितने हैं काउंट करने आते हैं? 8 है, वेरी गुड। 4 आगे है, 4 बैक साइड में है। एक्सियल इक्वेटोरियल का एक एंगल ये है, 2 3 4, 4 फ्रंट में 4 बैक में, 8 हो जाएंगे। ये पूछेंगे। एक्सियल एक्सियल बेटा कित 1 है, कितना एंगल है? 180। एक्सियल एक्सियल एक पीछे होगा, दोनों में ना 180 का एंगल होगा, और एक ही बॉन्ड है। एक्सियल एक्सियल 180 का है, 1 बॉन्ड है। बेटा इस तरह से ना आपको हर शेप का एंगल वो सब पूछेंगे, तो आप खुद से सोचना है, सोच सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है इसमें। आपको वही सिंपल मैथमेटिक्स लगा के सोच लेंगे। शेप आप लिख लेना। एक टेट्राहेड्रल का क्वेश्चन हो रहा था, टेट्राहेड्रल बताते 2 मिनट में। बेटा एंगल आपको पता चल जाएगा कितने हैं। SS की ज्योमेट्री पूछते, जनरली ज्योमेट्री पूछेंगे, उसके बाद क्या पूछेंगे? एंगल पूछेंगे, शेप पूछेंगे, ये सब बातें पूछेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखना। ये तो हो गया भाई 3D है, 3D एंगल्स है तो ठीक है। 3D एंगल ऐसे ही होते हैं, 3 तरह के एंगल बनते हैं। अब मतलब अपने सिलेबस में 3 तरह के बन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे तरह के बनते हैं। हाँ भाई, एक क्वेश्चन लिखना, बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं। मीथेन आपका यहाँ समझ लो क्वेश्चन क्या है। मीथेन में बेटा, मीथेन टेट्राहेड्रल होता है तो पता ही है, कितना एंगल होता है टेट्राहेड्रल का? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये मीथेन है, ये टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल का एंगल लिख लो भाई, ये याद कर लेना, बाकी सब आप कॉमन सेंस से सोच सकते हो। एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स, या 109.5 लिख देते हैं, ठीक है भाई। CH4 टेट्राहेड्रल है, ये एंगल होता है, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन आएगा, मीथेन में कितने एंगल है? जो 109.5 डिग्री, कितने एंगल है? थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा, ज्यादा है। ये है कैसे? मीथेन में भाई 6 एंगल आ रहे हैं, 109 डिग्री 28 मिनट के 6 एंगल है मीथेन गैस के अंदर, ठीक है। इसको शो कर देते हैं बेटा, 3 पेन देना भाई। मीथेन में एक इस तरीके से मीथेन होता है भाई, ये मीथेन है, ये सेंटर पे कार्बन होता है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ये एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। तो मीथेन में कितने एंगल बन रहे हैं? एक तो ये बन गया 1 2 3, 3 बन गए नीचे, ऊपर से 1 2 3, 6 हो गए, 6 बन रहे हैं, ठीक है। ऊपर से 3 बन रहे हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स के, 3 बने ना, और एक आपस में बन रहे हैं, टोटल कितने हो गए? 6, 1 2 3, ये 4, ये 5, और ये वाला 6, 109 डिग्री 28 मिनट के 6 एंगल्स है। नहीं समझ आया? पहले आपको बताना चाहिए टेट्राहेड्रल शेप क्या होती है। टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। टेट्राहेड्रल समझ आ गया क्या होता है? इसे 4 फेस होती है, एक फेस ये है, दूसरा फेस ये है, तीसरा ये है, और चौथा फेस ये है, और 4 फेस है, इसलिए टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इसमें 6 एंगल बन रहे हैं 109 डिग्री 28 मिनट के, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन। भाई आपको कोई शेप आती है तो पेन पेंसिल की हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हो, आप थोड़ा ऐसे सोच लेना, ठीक है। वैसे लिमिटेड फेस ही है, टेट्राहेड्रल हो गया। एक और बताते हैं, बाकी आप सोचना, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपली हो जाते हैं, ठीक है। आगे चले, तो ये एंगल 6 है, थोड़ा आगे और करा देते हैं, काफी कराना था। हाइब्रिडेशन क्वेश्चन हो जाएगी भाई। लॉन पेयर सेंटर एटम पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, हाइब्रिडेशन कितना है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, और बॉन्ड एंगल कितने हैं, हो जाएंगे।
ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। नेक्स्ट है बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बेटा इसमें क्या होता है मेन, आप पढ़ के आया करो, ये बहुत लेंथी काम है। ये चैप्टर ना 1 महीने का 25 दिन का चैप्टर है, पढ़ा रहे हैं हमने 20 से 25 दिन में कराते हैं इसे पूरी इनऑर्गेनिक आ जाती है। नेक्स्ट क्या आती है बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बेटा इसमें क्या होता है मेनली रिपल्शन देखना होता है। सबसे ज्यादा कौन रिपेल करते हैं, लॉन पेयर, इससे बॉन्ड एंगल निकालेंगे, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। मतलब ये बोलता है रिपल्शन लॉन पेयर में सबसे ज्यादा होती है, लॉन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भाई ज्यादा पावरफुल होते हैं तो ये ज्यादा रिपेल करते हैं। उसमें ना एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, एक लॉन पेयर है, एक बॉन्ड है, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो चुकी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो चुका है तो ये रिपेल कम करेंगे, इसमें ज़्यादा ताकत नहीं है। और दोनों की एनर्जी पहले ही लॉस हो चुकी है, बॉन्ड बना चुकी है, फिक्स है, अब ये ज़्यादा रिपेल नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा रिपल्शन लॉन पेयर में होता है, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में होता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपेल करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन अटैच है जो बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन कम रिपेल करते हैं। ये मेन इसकी थ्योरी है। इससे क्या निकलते हैं, शेप्स और एंगल निकल जाते हैं। अगर भाई शेप्स क्या आ जाती है, इनके शेप्स और एंगल फाइंड करने काम आती है। ये थ्योरी किस काम आती है, शेप्स एंड एंगल फाइंड करने काम आएगी। ठीक है, इसे क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपली हो जाएगी। शेप्स तो अगर लॉन पेयर आ जाए तो शेप डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं। ठीक है, आगे चले आगे चले। आपको ना एंगल फाइंड करने आएंगे तो एंगल्स बेटा कैसे फाइंड करने हैं, पहले केस 1 में तो हाइब्रिडेशन देखनी है, हाइब्रिडेशन से एंगल मालूम पड़ जाते हैं, हाइब्रिडेशन से एंगल मालूम पड़ जाते हैं। जैसे आपको बोलेंगे अमोनिया, ठीक है, अमोनिया और सिंपल केस ले लेते हैं SO2। इनमें बॉन्ड एंगल देखो किसका ज्यादा है किसका कम है, तो अमोनिया की हाइब्रिडेशन निकाल लो बेटा, क्या हाइब्रिडेशन आएगी sp3 में कितना बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। SO2 क्या हाइब्रिडेशन आएगी बेटा, आप सम कर लो, 8 3 जा 24, 6 3 जा 28, 6 प्लस 6 प्लस, ग्रुप 16 के ही एलिमेंट है। 18 आ गया, 18 को 8 से डिवाइड कर लेना, 8 2 जा 16, फिर 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करना 1, 2 प्लस 1 3 आ गया, 3 का मतलब sp2। इसमें क्या शेप बनती है भाई sp2 में, ट्रायंगुलर प्लेनर, sp2 में ट्रायंगुलर प्लेनर बनता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है वो, आपको देख ट्रायंगुलर प्लेनर में अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल कितने होते हैं 120 के। ठीक है, तो इसमें अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल 120 के नियर बाय रहेगा, 120 थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अभी डिस्कशन पहले तो आप ना सिंपल क्वेश्चन आए तो बॉन्ड एंगल हाइब्रिडेशन से देख लेना। ठीक है, हाइब्रिडेशन की हेल्प से बॉन्ड एंगल देख लेंगे, इसमें कम है इसमें ज़्यादा है। अगर भाई हाइब्रिडेशन से बॉन्ड एंगल नहीं आते हैं, हाइब्रिडेशन वगैरह टाई हो जाती है तो आगे केस करते हैं। ठीक है, VSCPR लगाते हैं, पहले सिंपली हाइब्रिडेशन से पता चल जाते हैं एंगल्स। sp2 में जनरल बॉन्ड एंगल 120 होते हैं, 120 से थोड़ा लेस हो जाएगा यहाँ तो लॉन पेयर है, कोई बता दे। अगर भाई हाइब्रिडेशन में टाई हो जाए, हाइब्रिडेशन में टाई हो जाता है, इस तरह के केस में हो सकता है अमोनिया वाटर, इनमें बॉन्ड एंगल देखना है। दोनों की हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करो कितनी कितनी आ रही है, दोनों की sp3 आएगी, आप कैलकुलेट कर लेना। ये sp3 आएगा 7 7 14 6 20, 20 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, 2 2 जा 4, sp3 आ जाएगा फाइनली। अब भाई दोनों में टाई हो गया, टाई वाले केस देखो कैसे करने हैं, ये लॉन पेयर, ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाटर,
इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 1 लोन पेयर है, उसमें 2 लोन पेयर है, तो एंगल बताना है किसमें ज्यादा होगा। देखो भाई यहाँ लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेंगे, तो ये लोन पेयर ये आपस में रिपेल करेंगे, फिर फर्दर ये रिपेल हो जाएंगे। एक लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है, ये लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है, तो रिपल्शन ज्यादा होगी तो एंगल क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो थीटा विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होता है टेट्राहेड्रल में, उससे काफी कम हो जाएगा। 2 लोन पेयर रिपेल करेंगे, एंगल स्मॉल हो जाएगा, थीटा स्मॉल हो जाएगा। इसका स्मॉल हो जाएगा, इसका लेस स्मॉल होगा। इसमें भाई एक लोन पेयर रिपेल कर रहा है, एक लोन पेयर दोनों साइड से रिपेल करने का काम कर रहा है, तो ये एंगल थोड़ा कम कम होगा, होगा तो सही कम, ज्यादा कम नहीं होगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसमें कितना एंगल हो जाता है, 107 के नियर बाय आता है, ठीक है, 107.5 आता है नियर बाय। इसमें कितना आता है बेटा, 104.5 डिग्री आ जाता है, 107 आता है, 104.5 आता है। इसमें बेटा एंगल कम क्यों हो गया, लोन पेयर ज्यादा रिपेल कर गए, इसलिए ये लोन पेयर इसको भी रिपेल कर रहा है, इसको भी, एंगल कंप्रेस हो गया है। इसमें कंप्रेशन तो हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और मीथेन कोई पूछे तो मीथेन में कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा, कोई लॉन पेयर नहीं है तो कोई कंप्रेशन नहीं है मीथेन में, 109 डिग्री 28 मिनट। तो तीनों की हाइब्रिडेशन सेम है, हाइब्रिडेशन सेम होगा तो आप भाई लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन देख लेना, हो जाएगा। सबसे रिपल्शन इसमें, फिर इसमें कम, इसमें बिल्कुल नहीं, स्टेबल है वो। अरे इन द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट भाई टाइप फर्दर हो सकता है, लॉन पेयर एक आ जाए, ठीक है, एक लॉन पेयर वाले भी केस बन सकते हैं, या लॉन पेयर सेम हो जाए, हाइब्रिडेशन सेम हो जाए। चलो ये देखते हैं कौन करके दिखाए। पहले सिंपल केस ले लें। इन तरह के केसेस में हाइब्रिडेशन निकालो, कैसे करेंगे इनके एंगल्स कंपेयर। इसमें कितने लॉन पेयर है, कोई बोलेगा आयोडीन पे कितने लॉन पेयर है। हाँ नहीं मतलब स्ट्रक्चर में अब 7 थोड़ी ना रहे, अब तो ICl3 बन गया ना, 4 आ गए, ठीक। भाई चेक कर लेते हैं, पहले तो ICl3 बनाओ। ICl3 में कैलकुलेशन करते हैं, हाइब्रिडेशन चेक करते हैं पहले। तो कितनी आएगी बेटा, 7 4 जा 28, 8 3 जा 24, 4 बचा, 2 2 जा 4। हाइब्रिडेशन सेम आएगी सब केस में, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए और 2 लॉन पेयर आ गए। इसमें सेम आएगा, आई की जगह Br लगाया हुआ, Cl की जगह Br लगाया, सब कुछ सेम आएगा। सेंटर एटम पे कितने लॉन पेयर है बेटा, 2 लॉन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लॉन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, Cl Cl Cl। अब Br में भी सब कुछ सेम है, लॉन पेयर भी टाई हो गए, हाइब्रिडेशन भी टाई हो गई, तो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे बॉन्ड एंगल का। हाँ इसी तरह कुछ देखना पड़ेगा, तो देख के करो, बताओ कैसे हो। सब कुछ सेम हो गया, स्टेरिक इंट्रेंस से भी कर सकते हैं। अब बॉन्ड एंगल देखने, देख क्या टाई हो गया, ध्यान दो, हाइब्रिडेशन टाई हो गया और लॉन पेयर टाई हो गए, बस कॉर्नर आइटम डिफरेंट है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से भी हो जाएगा क्वेश्चन, कैसे करें। ब्रोमीन में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ठीक है, क्यों, स्टेरिक इंट्रेंस से कर लिया आपने, रिपेल कर जाएंगे। देखो भाई इसको करने के 2 मेथड हैं, एक तो भाई ये स्टेरिक इंट्रेंस है, ब्रोमीन बड़ा ग्रुप है, क्लोरीन थोड़ा छोटा है, तो ब्रोमीन ज्यादा एंगल लेगा, इसका थीटा मोर होगा। क्लोरीन थोड़ा छोटा है तो इसका एंगल लेस हो जाएगा, जितना बड़ा ग्रुप लगा होगा उतना एंगल बढ़ जाएगा, तो इसका एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, थीटा हाई होगा, इसका थीटा लेस होगा। इसका साइज स्मॉल है, इसका बिग साइज है। बिग साइज वाले को भाई थोड़ा स्पेस चाहिए होता है ना, ज्यादा स्पेस लेता है, ठीक है, तो बिग साइज वाला स्पेस ज्यादा लेगा तो एंगल बढ़ जाएगा, ये स्पेस कम लेगा तो एंगल बढ़ जाएगा। एक तरीका तो ये करने का, दूसरे मेथड से भी बताते हैं। ये वाला क्लियर है, बिगर द साइज मोर विल बी स्पेस, बिगर द बॉन्ड एंगल।
आगे चलें। इस तरह क्वेश्चन आप ऐसे कर लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कर सकते हैं क्वेश्चन। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है वो देख लो। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करेगा? क्लोरीन करेगा ब्रोमीन? क्लोरीन ज्यादा पुल कर लेगा। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पुल कर लेगा और ब्रोमीन कम पुल कर पाएगा। तो ब्रोमीन कम पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं रहेंगे। ब्रोमीन कम पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे तो ज्यादा रिपेल करेंगे। नियर बाय रीजन में रहेंगे तो रिपेल ज्यादा करेंगे, बॉन्ड एंगल खुल जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन दूर खिंच जाएंगे। डिस्टेंस बढ़ने के बाद रिपल्शन कम हो जाता है तो एंगल छोटा रह जाएगा। ये डिस्टेंस कम है, ज़्यादा है सॉरी। ये एंगल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एडी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, डिस्टेंस बढ़ गया, रिपेल कम करेंगे। वो खींच नहीं पाया है तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के यहीं रहे तो रिपल्शन ज़्यादा है, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप केस कर लेते हैं। चलो इन दोनों कंपेयर करना है। इनको कैसे करें? हाइब्रिडेशन भी सेम है, कॉर्नर एटम भी डिफरेंट है, बस सेंटर एटम सेम है। अब क्या करें? अब इसके साइज से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसके बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर हो गए बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अमोनिया में हो जाएगी, उससे तो कंपेयर नहीं पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल ही होता है ना, वो तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सब कुछ सेम है, लॉन पेयर सेम है, हाइब्रिडेशन सेम है, कॉर्नर एटम भी सेम है। इसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करो आप। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन फॉस्फोरस में से? तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, ये खींच नहीं पाएगा इतना, इसका ज्यादा होगा एंगल, एन एन का ज्यादा हो जाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए ना, इलेक्ट्रॉन आ गए नियर बाय रीजन में, नियर आ गए तो क्या करेंगे? रिपेल ज्यादा करेंगे, तो थीटा क्या हो जाएगा? मोर, और ये थीटा क्या हो जाएगा? लेस। ठीक है भाई, इस वजह ये भाई पुल कर लेगा, जो पुल करेगा वो रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन नियर बाय रेंज में आ जाए ना तो रिपल्शन ज्यादा करते हैं। इलेक्ट्रॉन ये दूर दूर है, ये पुल नहीं कर पाया। इलेक्ट्रॉन दूर है तो कूलम्ब्स लॉ बोलती है फोर्स इनवर्स प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर। रिपल्शन फोर्स, डिस्टेंस बढ़ गया, रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम है तो एंगल भी कम होगा। इसमें रिपल्शन ज्यादा है, इसमें क्या है? रिपल्शन हाई। तो कौन कौन से टॉपिक हो गए आपके भाई? बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दी, ग्राफ बता दिया आपको, डायपोल मोमेंट बता दिया, हाइब्रिडेशन भी बता दिया है, और VSCPR का भी मेन पॉइंट बता दिया है। अब क्या रह गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रह गई, 2 मिनट बढ़ाते हैं। ओके, बाकी पढ़ना। MOT सिंपल है, MOT में सिंपली आप याद कर लेना डायग्राम। एक तो होता है भाई अप टू फ्लोरीन, डिफरेंट आंसर, तो केस होते हैं अप टू नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद। ठीक है, थोड़ा आप खुद से पढ़ना है MOT। अभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रहे हैं बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दूसरा नाम बताओ, इसके बाद क्लास है आपकी अभी। चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज़्यादा मेन काम की बात बताते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में होती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक तरफ H+ होना चाहिए और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन होना चाहिए, दूसरा लिखो। एक तरफ H+, दूसरी तरफ दूसरा एटम कौन सा? ऑक्सीजन। उसके बाद नाइट्रोजन। इसके बाद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। NCERT में ये 3 दिए है। NCERT बोलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए जो एलिमेंट जिम्मेदार है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। NCERT में स्टेटमेंट लिखी हुई है, और एक हाइड्रोजन। पर रियलिटी में क्या होता है? क्लोरीन भी करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NCERT में नहीं लिखा आपका, पर हम बता रहे हैं, विदाउट NCERT बता रहे हैं, क्लोरीन भी करता है रेयर केस में। आप इसको लीव करना चाहो तो लीव कर लो, रेयर केस में भी करता है। केस याद कर लेना, क्लोरल हाइड्रेट में करता है। क्लोरल हाइड्रेट बता देंगे क्या होता है, खाली नाम लिख लो। तो अपने NCERT में तो लिखा नहीं है कि NCERT वाले बोलते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन करता है, तो अब पेपर में आएगा तो अपन यही निशान लगाएंगे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन। क्लोरीन को छोड़ देना आप, पर रियलिटी में क्लोरीन करता है। गूगल पे करोगे तो वहाँ क्लोरीन कर रहा है भाई हाइट। ठीक है, पर हमें वही डाटा फॉलो करना है जो NCERT में दिया है, ये NCERT में नहीं दिया। 2-3 केस में भी करता है भाई। सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा तो यही होगा। एक तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए H+, खाली हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन प्लस होना चाहिए तभी करेगा। हाइड्रोजन प्लस नहीं है तो नहीं बनेगा।
हाइड्रोजन में थोड़ा प्लस होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला ही होना चाहिए, नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं करता। और ये साइन है, डॉटेड लाइन क्या है, साइन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब आपके इसमें दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर और इंट्रा, उसको भी बताते हैं। काम की बात कर लेते हैं। बेटा अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कर रहा है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन ये पॉजिटिव वाला हो गया, हाइड्रोजन प्लस आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, तो हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो दूसरे नाइट्रोजन जो अमोनिया का दूसरा नाइट्रोजन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नाइट्रोजन नेगेटिव हो जाएगा ना। तो ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक हाइड्रोजन प्लस वाला, दूसरा नाइट्रोजन नेगेटिव वाला, ठीक है। ये भी करेगा, इस तरीके से ये भी करेगा, आगे हाइड्रोजन आगे करेंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड से एक्सेप्शन आती है, कोई बोले बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, जनरल एक्सेप्शंस वगैरह आती हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का एक एग्जांपल देते हैं, वो जो हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो वो वुडन स्टिक से खाते हैं, वुडन स्टिक पे आइसक्रीम चिपक जाती है, क्यों भाई, वुडन स्टिक पे आइसक्रीम गिरती नहीं ना, उसकी शेप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं ना, फ्लैट होती है, या चाट पकौड़ी जो भी खाते हैं वुडन स्टिक से खा लेते हैं, वो फ्लैट होती है पर फिर भी नहीं गिरता सामान, उसे शेप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर प्लास्टिक या स्टील का लोगे तो शेप देनी पड़ती है खाने के लिए, वुडन स्टिक में कोई शेप की रिक्वायरमेंट नहीं, फ्लैट है। स्लिप करता है तो वो प्लास्टिक पे भी ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम केस में ना अपनी केमिस्ट्री के एक्सेप्शन के आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं, पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो एक्सेप्शन कोई आ रही है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही उसका आंसर है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है फ्लैट स्टिक में, ठीक है। देखो भाई, आइसक्रीम में वाटर होता है, आइसक्रीम या जो भी चीज खाते हैं उसमें वाटर का कंटेंट रहता है, ठीक है। और वुड के अंदर सेलुलोस होता है, सेलुलोस में भी हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाटर होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो वुड के अंदर सेलुलोस होता है। सेलुलोस का स्ट्रक्चर देखोगे, सेलुलोस का स्ट्रक्चर देखोगे उसमें ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। तो उसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। वुड में क्या होता है, सेलुलोस, और आइसक्रीम या जो भी आप चीज खाते हो उनके अंदर वाटर कंटेंट रहता है, तो वाटर और सेलुलोस क्या मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए फ्लैट स्टिक पे आइसक्रीम खा सकते हैं, गिरती नहीं। वो कोई भी आप वाटर कंटेनिंग कंपाउंड खा रहे हैं ना, टिक्की कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, आइसक्रीम, तो चिपक जाएगी, क्यों बन जाएगी, समझ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, सेलुलोस और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये क्लियर हो गया भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन है अपने, ठीक है। दूसरा आता है भाई वाटर, अपना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, जबकि इसके नीचे वाले तो गैसेज होती हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसके नीचे क्या होता है, सारी गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब गैस होती हैं। भाई वाटर ही लिक्विड क्यों होता है, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, और ये सारी गैसेज होती हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैक्सिमम केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वाटर क्या होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है, अच्छा स्ट्रक्चर बन जाता है वाटर का, हनीकॉम स्ट्रक्चर बन जाएगा वाटर का, अच्छा सा ओपन केज स्ट्रक्चर बोलते हैं वाटर के, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर को ओपन केज स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये कई तरह के नाम है। भाई वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ये गैस है, सिलीनियम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ये गैस है, इसलिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ जाती है, ठीक है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, ये सब बढ़ जाएंगे। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या क्या बढ़ जाता है, दो तरह की होती है। जर्नल ट्रेंड में तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं, सरफेस टेंशन भी बढ़ जाता है, टी से लिखते हैं, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, और क्या बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, नीटा बढ़ जाएगा उसका, ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, जनरली ये चीज़ें होती हैं जर्नल नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन जैसे ना अमोनिया, अमोनिया में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये अमोनिया दूसरे अमोनिया से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसमें क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सारे फैक्टर बढ़ जाते हैं। अगर वही आप एक पॉइंट और पढ़ना, इंट्रा,
इंट्रा में सब कम हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उससे सब कम हो जाता है। जर्नल इंट्रा में ना सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। इंट्रा के केस ये होते हैं, बेंजीन रिंग वगैरह में होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहेंगे इंट्रा वाले, ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहते हैं। इंट्रा में सब कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, इंट्रा में सब कम हो जाता है। इंट्रा इन केसेस में होता है। ठीक है भाई, काफी हमने बता दी। इंटर इंट्रा पढ़ना, चलनी हमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अमोनिया अमोनिया में, वाटर वाटर में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर होती है, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा। ठीक है, इसमें सारी सारी चीजें क्या होती है, लेस हो जाती हैं। इंटर में क्या होता है, सब कुछ बढ़ जाता है, इंट्रा में सब कम हो जाता है। ठीक है भाई, हमने काफी आपको केमिकल बॉन्डिंग करा दिया आज। अब क्लास किसी क्लास है, क्लास का टाइम हो गया ना, नोट नहीं किए, नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। ये चैप्टर तो बहुत बड़ा था ना, आगे वाले चैप्टर छोटे हैं, टाइम बन जाएगा, बना देंगे आपको, नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। आज थोड़ा पीपीटी ज़्यादा बन नहीं पाई, तो हमने ज़्यादा कराया भी नहीं, उसमें हेडिंग, पीपीटी में हेडिंग ही लिखी हुई थी। भाई आप ये करना, इसके क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के इजीली हो जाते हैं, आप ट्राई करना, पीवाईक्यू से करके ले आना, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे ज़्यादातर। ठीक है, एमओटी में आप एनसीईआरटी पढ़ना, उतने से ही काम चल जाएगा। एमओटी में कोई बाहर का कुछ नहीं आता, एक्सेप्शन नहीं आते हैं। एक कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्सेप्शन आती है, वो नेक्स्ट क्लास में बताते हैं एमओटी में। जो एक्सेप्शन है एमओटी में, 2-3 एक्सेप्शन है, वो नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा एमओटी। ठीक है, आप ट्राई करो, थोड़ा फास्ट करा रहे हैं चैप्टर, एक दिन में एक कराना होता है। ठीक है, नहीं करा